लौट चुके हैं अपने नए अंदाज में डेयरडेविल सीजन 2 का रिकैप लेके। तो बात करेंगे सारी चीजों पे, सीजन 2 में कौन कौन नया कैरेक्टर है, स्टोरी कैसे आगे चलती है, सब पे बात करेंगे। तो रेडी हो जाओ। तो विल्सन फिस्क को जेल पहुंचाने के बाद नेल्सन एंड मर्डोक लॉ फर्म की अच्छी पहचान हो चुकी थी अपने शहर में, और उससे उनको काफी क्लाइंट्स मिलते थे। भले ही क्लाइंट के पास पैसे ना हो तो वो उन्हें कोई भी गिफ्ट देके जाते हैं, जिसके कारण मैट की फर्म फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रही थी। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि विल्सन फिस्क के जाने के बाद दूसरी गैंग शहर में अपना कंट्रोल लाना चाहती है। तो हमें एक आयरिश गैंग दिखाई जाती है जो इसी के बारे में बात कर रही थी। तो वहाँ पे कोई अटैक कर देता है और उस पूरी गैंग को उड़ा देता है, और वहाँ से सिर्फ एक बंदा बच जाता है जिसका नाम है ग्रोटो, और वो वहाँ से भाग के पहुंच जाता है बार में, और वहाँ पे उसे मिलते हैं मैट, फॉगी एंड कैरन। तो वो मैट को बताता है कि उसे विटनेस प्रोटेक्शन में शहर से बाहर निकलवाया जाए, क्योंकि वो घायल हो चुका था, इसलिए कैरन उसे हॉस्पिटल ले जाती है। तो मैट अपने सूट में जाता है उन लोगों की तलाश करने जिसने आयरिश गैंग के ऊपर हमला किया था, और उसे मालूम पड़ता है कि वो कोई ग्रुप नहीं है, वो बस एक आदमी है जो ये सब कर रहा है। तो कैरन एंड ग्रोटो जब हॉस्पिटल में थे तब वही आदमी आ जाता है उसको मारने के लिए, और वो है पनिशर। पर कैरन एंड ग्रोटो बाल बाल वहाँ से बच के निकलते हैं। जब पनिशर छत पे ही था तब मैट वहाँ पे आ जाता है और उन दोनों के बीच बड़ी फाइट होती है, जिसमें मैट को सिर में गोली लग जाती है। तो सुबह फॉगी को मैट छत पे बेहोश मिलता है, क्योंकि मैट के हेलमेट ने उसके सर को बचा लिया था, पर फिर भी उसे थोड़ी चोट तो लगी थी, जिसके कारण उसके सेंसर्स सही से काम नहीं कर रहे थे। दूसरी तरफ डीए फॉगी एंड कैरन से मिलती है। डीए फॉगी एंड कैरन को कहती है कि ग्रोटो अपने विटनेस प्रोटेक्शन के लिए किसकी गवाही देगा, क्योंकि आयरिश लोग तो मर चुके हैं। तो डीए कहती है कि कैसा होगा कि उसके ऊपर एक माइक लगा दिया जाए और एक ड्रग डील करवाई जाए जिससे कोई ड्रग माफिया तो अरेस्ट हो। फिर हमें दिखाया जाता है कि मैट जाता है मेलविन के पास, जिसने उसका आर्मर बनाया था। वो उसके हेलमेट को सही करने को बोलता है, पर मालविन उसे बताता है कि इसको नया ही बनवाना पड़ेगा, और जब तक नया हेलमेट नहीं बनता तब तक वो अपने पुराने हेलमेट को रिपेयर करवा देगा। फिर मैट उस आयरिश ग्रुप पे अटैक हुआ था उस जगह पे जाता है। उसे लगता है कि वहाँ पे कोई कुत्ता भी था, और उसकी स्मेल सूंघ के उसके अपार्टमेंट तक पहुंच जाता है। वहाँ पे रेडियो सुनने से उसे पता लग जाता है कि ग्रोटो खतरे में है, क्योंकि डीए ग्रोटो का यूज ड्रग डीलर को फंसाने के लिए नहीं पर पनिशर को फंसाने के लिए कर रही थी, और पनिशर ग्रोटो पे अटैक कर लेता है। पुलिस भी वहाँ पे होती है और मैट भी वहाँ पे आ जाता है पनिशर को रोकने के लिए। ग्रोटो वहाँ पे मौका देख के भाग जाता है। फिर थोड़े समय बाद मैट एंड पनिशर दोनों गायब हो चुके थे। फॉगी मैट को देखने जाता है पर वो वहाँ पे मिलता नहीं है। डीए फॉगी एंड कैरन को इस केस से दूर रहने को कहती है, सम काइंड ऑफ सुपर अथॉरिटी। फॉगी मैट की तलाश करता है पर उसे कुछ नहीं मिलता, और अब हमें दिखाया जाता है मैट जो चैन में बंधा था। पनिशर ने उसको बिल्डिंग की छत पे बांध के रखा था, पर उसने मैट का मास्क नहीं निकाला था, बिकॉज ही डोंट गिव अबाउट दिस। वो दोनों बहुत सारी बातें करते हैं अपनी अपनी मेंटालिटी के ऊपर। मैट मानता है कि तुम गलत हो, तुम लोगों को मारते हो, ये सब गलत चीजें है। पनिशर कहता है कि गलत तो तुम हो, ऐसे बुरे लोगों को तो मौत की सजा मिलनी चाहिए। वैसे ही वो अपनी बातें चालू रखते हैं, और हमें पता चलता है कि पनिशर का नाम फ्रैंक है। दूसरी तरफ कैरन डीए के साथ काम करने वाले असिस्टेंट के ऑफिस में जाती है, और वो पनिशर के रिलेटेड फाइल उसके पास से लेती है। और मैट के ऊपर फिर आई तो हमें दिखता है कि मैट के हाथ में गन बांध के रखी है पनिशर ने, और वो पकड़ के आता है ग्रोटो को और कहता है कि मैं तुम्हें गलत साबित करके ही रहूंगा, या तो तुम मुझे गोली मार दो या फिर मैं इसे मार दूंगा। मैट अपने चैन पे गोली चलाता है और फ्रैंक को रोकता है। फ्रैंक ने गोली चला दी थी, इसलिए ग्रोटो की मौत हो गई। फ्रैंक नीचे बाइकर्स गैंग के ऊपर भी गोली चलाता है और उससे भड़काता है। वो लोग ऊपर उसको मारने के लिए आ रहे होते हैं, तब मैट फ्रैंक को बेहोश कर देता है और उसे लिफ्ट में छोड़ देता है, और लास्ट में बाइकर्स गैंग की पिटाई करके वहाँ से निकल जाता है। तो अब हमें दिखता है आयरिश गैंग के कुछ लोग न्यूयॉर्क आ चुके हैं पनिशर से बदला लेने। वो लोग किसी तरह फ्रैंक के घर पहुंच जाते हैं, पर फ्रैंक वहाँ पे नहीं था, वो बाहर से देख रहा था। तो कैरन फ्रैंक की फाइल्स देख रही थी, तो उसे मालूम पड़ता है कि फ्रैंक यूएस आर्मी में मरीन था। उसकी फैमिली को कोई मार देता है, पर फ्रैंक उससे बच जाता है। अब हमें दिखता है कि आयरिश ग्रुप फ्रैंक को पकड़ लेता है और उसे टॉर्चर करता है, पर फ्रैंक अपने हाथ छुड़वा के उन सबको मारने लगता है, और डेयरडेविल भी वहाँ पे पहुंच जाता है। लास्ट में फ्रैंक काफी घायल हो चुका था। वो मैट को अपनी फैमिली के बारे में बताता है और कहता है कि मैं अब ये वॉर नहीं कर सकता, और अपने आप को अरेस्ट करवा लेता है। इस बात पे मैट, फॉगी एंड कैरन बार में सेलिब्रेट कर रहे थे, और घर जाते वक्त बारिश में मैट एंड कैरन प्यार भरी बातें। मैट घर पे पहुंच चुका था और वो देख के शॉक हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे थी इलेक्ट्रा। अब मैं तुम्हें बता देता हूँ इलेक्ट्रा और मैट के बारे में। अब तक मैं मैट को शरीफ समझ रहा था, पर इसकी मस्ती तो देखो। तो इलेक्ट्रा एक अमीर बाप की बिगड़ेल बेटी होती है। मैट और वो दोनों एक पार्टी में मिलते हैं, दोनों एक दूसरे को देख के अट्रैक्ट हो जाते हैं। उसी रात मैट उसको अपनी बॉक्सिंग वाली जगह पे ले जाता है। इलेक्ट्रा को मालूम था कि मैट कोई आम लड़का नहीं है। मैट उसी जगह पे इलेक्ट्रा को अपने फादर की डेथ के बारे में बताता है, और किसने मारा है वो भी उसको बताता है, और वो आदमी अब कहाँ पे रहता है
वो क्या करता है वो उसे नहीं पता। इलेक्ट्रा एंड मैट दोनों रिलेशनशिप में थे और अपना पूरा जीवन एक साथ बिताएंगे ये वाली स्टेज में थे। एक दिन इलेक्ट्रा मैट को एक मेंशन में ले जाती है और वो मेंशन था उसी आदमी का जिसने मैट के पिता को मारा था। मैट उसकी खूब पिटाई करता है, उसको मार मार के अधमरा कर देता है, पर इलेक्ट्रा कहती है कि तुम उसे मार दो, मतलब जान से मार दो। पर मैट कहता है कि मैं किसी को मार नहीं सकता और वो पुलिस को बुला लेता है और उसको अरेस्ट करवा देता है। पर फिर इलेक्ट्रा वहाँ से चली जाती है और कभी वापस लौट के नहीं आई। पर आज हमें दिखते हैं उसके अपार्टमेंट में। वो मैट से अपना काम निकलवाना चाहती है। वो मैट को मैनिपुलेट करके उसके रात को अपने अपार्टमेंट मतलब घर अपार्टमेंट मेंशन जो बोलना है वो बोलो, वहाँ पे उसको बुलाती है। मतलब बुलाती नहीं, उसको थोड़ा मैनिपुलेट करके किसी भी तरह वहाँ पे अवेलेबल करवा देती है। नहीं, तुम जो सोच रहे हो उसके लिए मैट नहीं आया था। मैट ने इलेक्ट्रा की मीटिंग सुनी होती है और उसके बारे में पूछने के लिए आता है, क्योंकि इलेक्ट्रा ने जापानीज कंपनी के सिस्टम में बग डाल के कुछ पैसों की हेराफेरी की थी, जिसके कारण याकुजा उसके पीछे लगे थे और वो उसके पीछे पीछे उसके घर आ चुके थे न्यूयॉर्क में। हालांकि उसका अपना घर नहीं था। वो इलेक्ट्रा मैट की मदद चाहती थी उनसे लड़ने में और वो मैट का सूट भी अपने साथ लेके आती है। याकुजा उनके पास पहुंच जाते हैं और मैट और इलेक्ट्रा उनसे फाइट करते हैं। वो दोनों उन्हें हरा देते हैं और एक रेस्टोरेंट में बैठ के बात कर रहे होते हैं। उसमें मैट को पता चलता है कि याकुजा शहर छोड़ के कहीं नहीं गए थे, वो शहर में छुपे हुए थे और अब वो बाहर आ चुके हैं। मैट और इलेक्ट्रा एक टीम बन के काम करेंगे याकुजा को हराने के लिए। फिर हमें दिखता है मैट अपना ऑफिस जाता है और ऑफिस में एक कासल केस का पब्लिक डिफेंडर आया होता है। वो तीनों मिलकर फ्रैंक कासल को मरवाने की डीआरएस के प्लान को उससे निकलवा लेते हैं और फिर वो डिसाइड करते हैं कि वो फ्रैंक कासल को जस्टिस दिलाएंगे। पर फोगी मना करता है क्योंकि वो कहता है कि इसमें हमारा सब कुछ दांव पे लग जाएगा। पर मैट उसे मनवा लेता है। फिर मैट, फोगी एंड कैरन तीनों जाते हैं फ्रैंक कासल से मिलने हॉस्पिटल में। वो उसे अपना ऑफर देते हैं और कैरन फ्रैंक की फैमिली की फोटो उसे दिखाती है और कहती है अगर तुम मर गए तो ये बात किसी को पता नहीं चलेगी। फ्रैंक फिर मान जाता है। फिर मैट वहाँ से निकल जाता है और इलेक्ट्रा के साथ एक पार्टी में होता है। उन्हें याकुजा की सीक्रेट इंफॉर्मेशन चुरानी होती है तो वो प्लान बनाते और उसे चुरा लेते हैं। और अब हम देखते हैं कि कैरन फ्रैंक से बात कर रही होती है उनकी फैमिली के बारे में, क्योंकि फ्रैंक उसकी फैमिली के मर जाने के बाद उसके घर नहीं गया था तो वो यादें ताजा करवाता है कैरन से। फोगी न्यूज लेके आता है कि फ्रैंक को डेथ पेनल्टी नहीं मिलेगी और उसे एक उम्र कैद की सजा मिलेगी। बस फ्रैंक को जज के सामने इतना कहना है कि वो गिल्टी है। पर जब जज वहाँ पे आती है तो फ्रैंक कहता है कि मैं गिल्टी नहीं हूँ और डीआरएस को देख के कहता है कि मैं तुझे भी साथ में लेके डूबूंगा। अब हमें दिखता है कि मैट, कैरन एंड फोगी तीनों डिसाइड करते हैं कि वो फ्रैंक को पीटीएसडी का मरीज दिखाएंगे और फ्रैंक के पास्ट के लोगों की मदद मिले तो और भी अच्छा है। इसी सारी बातों के लिए कैरन फ्रैंक से मिलने जाती है और फ्रैंक कहता है कि पीटीएसडी है तो एक इंसल्ट है, इसलिए वो इस बात के लिए नहीं मानता पर अपने पास्ट के बारे में बताता है। दूसरी तरफ मैट को इलेक्ट्रा का कॉल आता है कि जो इन्फॉर्मेशन हमने चुराई थी उसको डिकोड करने वाला बंदा मिल चुका है तो जल्दी वहाँ पे आ जाओ। वो दोनों उसके घर पहुंचते हैं और उससे डिकोड करवा के उस लोकेशन पे पहुंचते हैं जहाँ पे मालगाड़ी के एक डब्बे के बारे में लिखा होता है। वो डिब्बे के पास पहुंचते हैं, ऊपर डिब्बा पूरा मिट्टी से भरा हुआ होता है। तभी याकुजा वहाँ पे आ जाते हैं और फाइट होती है उन लोगों की। फाइट के बाद मैट इलेक्ट्रा की मरहम पट्टी करता है और सुबह मैट को उठने में देर हो जाती है, जिसके कारण जो ओपनिंग स्टेटमेंट मैट को देना था वो फोगी को देना पड़ता है बिना किसी तैयारी के। फोगी ने स्टेटमेंट अच्छा दिया था पर अब विटनेस की लिस्ट में टेपर का नाम है। टेपर एक मेडिकल एग्जामिनर है जो 12 घंटे के बाद स्टेटमेंट देगा। क्योंकि उसने फ्रैंक की फैमिली की ऑटोप्सी रिपोर्ट गलत बनाई थी तो मैट को सिर्फ उससे सच उगलवाना था। 12 घंटे बाद फिर ट्रायल होता है पर टेपर अपना स्टेटमेंट बदलवाना चाहता है। पूरी कोर्ट खाली होती है और टेपर बताता है कि उसने फ्रैंक की फैमिली की ऑटोप्सी रिपोर्ट गलत बनाई थी क्योंकि किसी ने उसको धमकाया था और वो ये सच अभी नहीं बताने वाला था। कल रात किसी लड़की ने आके उसे धमकाया और उसने सच बताने को बोला क्योंकि स्टेटमेंट से पहले टेपर को किसी ने धमकाया था, इसलिए उसकी बातें अब मानी नहीं जाएगी। और मैट समझ जाता है कि यह काम इलेक्ट्रा का ही है। मैट फोगी को इलेक्ट्रा के बारे में अभी बताता है। फोगी गुस्सा हो जाता है क्योंकि मैट ने फिर उससे झूठ बोला। मैट अब इलेक्ट्रा से मिलता है और उसे अच्छे से समझाता है कि मेरी पर्सनल लाइफ से दूर रहो। फिर वो दोनों याकुजा की लोकेशन पे जाते हैं और उन्हें वहाँ मिलता है एक बहुत बड़ा गड्ढा। अचानक निंजास उनके ऊपर अटैक करते हैं। मैट उनकी धड़कन नहीं सुन सकता था। वो दोनों फाइट करते हैं और उसमें इलेक्ट्रा को कटाना लग जाती है और वो बुरे तरीके से घायल हो चुकी थी। तभी वहाँ स्टिक आ जाता है और वो दोनों को बचा के निकालता है। वो मैट के घर इलेक्ट्रा का इलाज करता है। दूसरी तरफ फोगी फ्रैंक के साथ मिशन में काम करने वाले कर्नल से स्टेटमेंट लेता है जहाँ पे वो फ्रैंक की अच्छाई के बारे में बात करते हैं। कोर्ट में सब अच्छा चल रहा था पर एक लड़का चिल्लाने लगता है कि फ्रैंक ने मेरे पिता को मारा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब कैरन फ्रैंक से बात करती है और वो उसे मनवा लेती है कि वो अपना बयान देगा। दूसरी तरफ हमें दिखता है मैट स्टिक से
से सारी जानकारी जानना चाहता है कि स्टिक को इलेक्ट्रा के बारे में कैसे पता चला और वो यहाँ फिर क्यों आया। तो देखो वो बताना शुरू करता है कि इलेक्ट्रा को भी बचपन में उसने ही ट्रेन किया था मैट की तरह, और इलेक्ट्रा का मैट से मिलना उस पार्टी में अपने कॉलेज के समय में वो भी स्टिक का एक मिशन था इलेक्ट्रा के लिए। वो मैट को बताता है कि सदियों पहले हरामी लोगों का ग्रुप, उन लोगों को एक सीक्रेट मिलता है इमोर्टैलिटी का, मरे हुए को जिंदा करना। ये चीज मिलने के बाद वो ग्रुप काफी पावरफुल हो चुका था और उन लोगों ने अपने ग्रुप का नाम रख लिया द हैंड। और उन लोगों का मकसद है एक वेपन ब्लैक स्काई, और ब्लैक स्काई से क्या होता है वो किसी को नहीं पता। और वो कहता है कि द हैंड से एक गलती हो गई, उन्होंने दुश्मन बना लिए। वो ग्रुप एक गांव में जाके लगभग सारे लोगों को मार देता है, पर एक बच्चा बच गया था। उस बच्चे ने अपनी माँ के सीने से चाकू निकाला और द हैंड के कई बेहतरीन लोगों को मार डाला, और द हैंड ने उस बच्चे को नाम दिया द चेस। और वो बच्चा बड़ा हुआ और उसने अपने साथ कई वॉरियर्स को शामिल किया। वो बच्चा था स्टिक, हाँ यही बूढ़ा आदमी। मैट इलेक्ट्रा से बात करता है, वो उसे समझाता है कि स्टिक को छोड़ दे और मेरे साथ काम करे, किसी को मारे बिना। इलेक्ट्रा मैट के साथ काम करना पसंद करती है और स्टिक को लात मार के निकाल देती है। स्टिक भी कहता है कि बहुत बच्चों को समझा लिया, चलो अब निकलते हैं यहाँ से, और वो निकल जाता है। और मैट के ऊपर एक निंजा अटैक कर देता है जो उनके पीछे उसके घर तक पहुंच गया था। मैट देखता है कि वो एक बच्चा है। अभी इलेक्ट्रा उसका गला काट के उसको मार देती है। 2 मिनट नहीं हुए थे उसने बोला था कि किसी को मारे बिना उसके साथ रहेगी, और देखो फिर मैट का घर साफ किया जाता है जब मैट बेहोश था, और वो उठ के इलेक्ट्रा को भी लात मार के निकाल देता है। कोर्ट में पनिशर अपना बयान देता है, पर कोई पुलिस ऑफिसर उससे कुछ कहता है और फ्रैंक सब बिगाड़ देता है। अब उसका केस खत्म, फ्रैंक को सजा मिल जाती है और उसे जेल में किसी के पास ले जाया जाता है जो कि है विल्सन फिस्क। अब देखो तुम्हें शॉर्ट में समझाता हूँ। फिस्क पावर का भूखा आदमी है, तो जेल में जाने के बाद उसे पता चलता है कि वहाँ पे एक बंदे का राज होता है। फिस्क उसे हटवाना चाहता है, तो वो सुनता है फ्रैंक के बारे में। तो क्योंकि जिस बंदे का वहाँ पे राज चलता था वो इन्वॉल्व था फ्रैंक की फैमिली के केस में, तो फिस्क फ्रैंक को ऑफर देता है कि उसे मार दो और फिस्क को पावर मिल जाएगी। तो फ्रैंक जाके उसको मारता है, पर फिस्क फ्रैंक को मरवाने के लिए वहाँ पे गुंडे छोड़ देता है, पर फ्रैंक सबको मार देता है। इस फाइट में फ्रैंक का ऑरा तो अलग ही लेवल का था। फिस्क वो देख के थोड़ा इंप्रेस होता है, तो फ्रैंक को जेल से बाहर निकलवा देता है और फिस्क अंदर रह के अपनी पावर बढ़ाएगा। अब फोगी एंड मैट के बीच फिर झगड़ा होता है। नेल्सन एंड मर्डॉक बंद हो जाता है और फोगी अकेला काम करेगा अब से। कैरन भी अब न्यूयॉर्क बुलेटिन में काम करने लगी है। अब मैट याकुजा के एक अड्डे पे पहुंचता है। वहाँ पे कुछ बच्चों का खून निकाला जा रहा था, तो मैट उन बच्चों को बचा रहा होता है। तब वहाँ पे आ जाता है नोबू। मैट और उसकी फाइट होती है, पर मैट सबको छुड़वाता है और पुलिस से कहकर उसको क्लेयर के हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। बच्चों के उंगलियों के निशान नहीं थे तो उनकी पहचान करना मुश्किल था। क्योंकि फ्रैंक भाग चुका था, तो मैट, फोगी एंड कैरन को सस्पेक्ट की तरह बुलाया जाता है। डीए रेस तीनों से कहती है कि मैंने कई गलतियां की, कई चीजें छुपाई। उसने जिस स्टिंग ऑपरेशन को अप्रूव किया था उसी में फ्रैंक की फैमिली की मौत होती है। और अब डीए रेस की बेटी के स्कूल बैग में से कल का फोटो निकलता है जिससे वो डरी हुई थी। तभी वहाँ गोलीबारी होती है जिसमें डीए रेस मर जाती है। एक गोली फोगी को भी लगी थी, इसलिए वो क्लेयर के हॉस्पिटल में भर्ती हो जाता है। मैट पहुंच जाता है फिस्क के पास उससे कुछ सवाल करने। मैट उससे पूछता है कि तूने फ्रैंक को निकालने में उसकी मदद की होगी। वो उसे थोड़ा धमकाता है कि वेनेसा को इस देश में आने से रोक सकता है, उसके ऊपर इल्जाम लगाकर। फिस्क गुस्से में आ जाता है और उसे पटक पटक के मारता है और कहता है कि मैं अभी अंदर रह के अपनी पावर बढ़ा रहा हूँ, जैसे ही मैं यहाँ से बाहर निकलूंगा तुझे और उस फोगी नेल्सन को खत्म कर दूंगा। फिर मैट वहाँ से निकलता है। फिर हमें दिखता है कि स्टिक किसी को इलेक्ट्रा के पास भेजता है उसको मारने के लिए, पर इलेक्ट्रा को समझ आ चुका था तो उसे बच जाती है और उसे मार देती है और उसी के पास से मिलते हैं इलेक्ट्रा को अपने ओजी वेपन्स। दूसरी तरफ हम बात करें तो क्लेयर को उसके अपार्टमेंट में फ्रैंक दिखता है जो कि उससे कहता है कि मैंने डीआरएस को नहीं मारा। तभी उसके घर पे गोलीबारी हो जाती है। फ्रैंक कैरन को बचाता है और कहता है कि अब तो तुम्हें यकीन है ना मुझ पे। कैरन फ्रैंक के ऊपर ट्रस्ट करती है और जो उस हॉस्पिटल में बच्चे थे वो थोड़े हिप्नोटाइज लग रहे थे। वहाँ पे निंजास आके उन बच्चों को छुड़वा लेते हैं और अपने साथ ले जाते हैं। मैट उन्हें रोकने की कोशिश करता है पर नहीं रोक पाता। हॉस्पिटल में एक नर्स की जान भी चली जाती है उन निंजास की वजह से। अब हम देखते हैं कैरन के ऊपर अटैक होने के बाद उसे पुलिस प्रोटेक्शन मिलती है। वो पुलिस को नहीं बताती फ्रैंक के बारे में, पर जब वो मैट से मिलती है तो उसे फ्रैंक के बारे में बताती है। फिर कैरन अपना नया अपार्टमेंट में जाती है और पुलिस की नजर में ना आए उस तरीके से फ्रैंक के पास पहुंचती है और वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं उसकी तलाश में जिन्होंने ये काम किया है। और दूसरी तरफ हॉस्पिटल में देखते हैं कल की फाइट में एक निंजा मर चुका था और उसकी ऑटोप्सी पहले से करी हुई थी। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? क्लेयर को इस बात से दूर रहने को कहते हैं क्योंकि हॉस्पिटल को किसी की तरफ से डोनेशन मिला था, इसलिए ये बात बाहर नहीं आएगी। तो क्लेयर अपनी जॉब वहाँ से छोड़ देती है। क्लेयर फ्रैंक के साथ थी तभी ब्लैक स्मिथ के लोग उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। फ्रैंक उन लोगों को मार के उससे ब्लैक स्मिथ का पता लेता है। ब्लैक स्मिथ ड्रग्स का बहुत बड़ा कारोबार चलाता है। फ्रैंक की फैमिली के मौत के पीछे भी उसी का हाथ था। तो मैट को पता चलता है ब्लैक स्मिथ के कॉम्पिटिटर के बारे में जो कि है चाइना टाउन में। वो वहाँ जाता है तो उसे मैडम गाव मिलती है। मैडम गाव मैट को ब्लैक स्मिथ की लोकेशन बताती है और मैट भी पहुंच जाता है वहाँ पे। वो देखता है पनिशर वहाँ किसी को मारने वाला था जो अपने आप को ब्लैक
स्मिथ बता रहा था, पर वो झूठ बोल रहा था। मैट और पनिशर के बीच थोड़ी बहुत बातचीतें होती है, तभी वहाँ ब्लैक स्मिथ के लोग आ जाते हैं। फ्रैंक मैट को बचाने के लिए उसको नीचे फेंक देता है और फ्रैंक उस ड्रग से भरी बोट को उड़ा देता है। अब स्टिक को पता चलता है इलेक्ट्रा को मारने में जो अटैक किया था उसमें वो बच चुकी है। अब वो खुद डिसाइड करता है कि वो इलेक्ट्रा को मारेगा, तभी वहाँ इलेक्ट्रा आ जाती है और मैट को इसके बारे में पता चल चुका था। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रा की बैक स्टोरी, जहाँ स्टिक इलेक्ट्रा को ट्रेनिंग देता है, लोगों को मारने की इच्छा को कंट्रोल करना भी सिखाता है और वो इलेक्ट्रा को बचाने के लिए अपने साथी लोगों को भी मार देता है। इलेक्ट्रा को बचपन से लोगों को मारने की इच्छा होती थी, पर बात करें प्रेजेंट की तो स्टिक समझ चुका है कि वो इलेक्ट्रा को नहीं बदल सकता, तो उसे मारना चाहता है। इलेक्ट्रा और स्टिक दोनों फाइट कर रहे होते हैं, तभी वहाँ मैट आ जाता है और वो दोनों को रोक लेता है। तभी वहाँ हैंड के निंजास आते हैं और स्टिक को किडनैप करके ले जाते हैं। अब पुलिस को तो लगता है कि उस धमाके में फ्रैंक मारा गया होगा और ये बात वो कैरन को भी बताते हैं, पर अब कैरन डिसाइड करते हैं कि फ्रैंक के ऊपर एक प्रोफाइल लिखेगी, जिससे फ्रैंक की अच्छी बातें भी लोगों को पता चले। तो कैरन फ्रैंक के बारे में और जानने के लिए उसके मरीन कमांडर रेस के पास जाती है। उससे बात करते हुए कैरन को समझ आ चुका था कि रे ही ब्लैक स्मिथ है, पूरे न्यूयॉर्क में ड्रग्स फैला रहा है और फ्रैंक के फैमिली की मौत के पीछे भी उसका ही हाथ है। तभी फ्रैंक वहाँ पे आके कैरन को बचा लेता है और वो रे को गोली मार के मार देता है। अब डेयरडेविल और इलेक्ट्रा दोनों पहुंचते हैं स्टिक के पास उसको बचाने के लिए। तभी वहाँ नोबू आता है और बताता है कि द हैंड एक ही चीज को पूछता है और वो है ब्लैक स्काई, एक मिथिकल वेपन जो होती है इलेक्ट्रा। और नोबू इलेक्ट्रा के सामने झुक जाता है, इसलिए इलेक्ट्रा को अब समझ आ चुका था कि उसको लोगों को मारने की इच्छा क्यों होती है। वो हैंड के तरफ होने ही वाली थी और डेयरडेविल उसे समझा देता है और वो तीनों स्टिक को बचा के वहाँ से निकल जाते हैं। अब द हैंड डेयरडेविल को फंसाना चाहता था, तो द हैंड क्या करता है कि द हैंड पुलिस के पास से इंफॉर्मेशन लेता है कि डेयरडेविल ने किन किन लोगों को बचाया है और वो उन सब लोगों को एक बिल्डिंग में बांध के रखते हैं, जिसमें कैरन पेज भी थी। डेयरडेविल उनके बारे में पता लगाता है और वो और इलेक्ट्रा वहाँ पे चले जाते हैं और फाइट करके उन द हैंड के लोगों से सबको छुड़वाते हैं। पर तभी वहाँ पे नोबू आ जाता है उनके निंजास के साथ। डेयरडेविल और इलेक्ट्रा उनसे फाइट करते हैं, पर फाइट में इलेक्ट्रा डेयरडेविल को बचाते वक्त नोबू के हाथों इलेक्ट्रा मर जाती है। फिर मैट गुस्से में आके सबको मारता है, उसकी मदद पनिशर भी करता है वहाँ पे आके और मैट नोबू को बिल्डिंग के नीचे फेंक देता है। वो मर चुका था लेकिन फिर जिंदा हो गया और इस बार स्टिक वहाँ पे आके उसकी मुंडी उड़ा देता है। अब मैट एंड स्टिक इलेक्ट्रा के बारे में बात कर रहे थे कि मैट को उसके साथ बिताया हर पल खुशी देता है और अब लास्ट में मैट मिलता है कैरन से और उसे अपना डेयरडेविल होने का सीक्रेट बता देता है। और अब हैंड इलेक्ट्रा की बॉडी उसके कब्र से निकालती है और उसे रखती है अपने एक एंशिएंट डिवाइस में। तो सीजन 2 यहाँ पे ही खत्म होता है। तो इस वीडियो को बनाने में काफी टाइम लग गया, पर ट्रस्ट मी गाइस, इसके आगे वाला सीजन और भी खतरनाक होने वाला है। उस वीडियो के ऊपर काम चालू है, कोशिश करोगा उसको भी जल्दी लाने की। वेल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।